Good morning, Sarvodaya Namaskar dear. In today's video, I am going to teach the student of standard 10th from the book of First Flight, chapter number 4 or chapter number 5, chapter number 4, that is Anne Frank. From the book of First Flight, chapter number 4, that is from the diary of Anne Frank. Here is the lesson you can see over the board. Chapter number 4 from the diary of Anne Frank. She herself is the writer of this lesson. This is not a lesson, but an extra part of a diary, a book. एक्चुअली में ये कोई लेसन नहीं, ये एक डायरी या एक बुक से निकाला हुआ एक छोटा सा अंश है, एक छोटा सा पार्ट है. एज अ लेसन हमें इस बुक में मिला है, हमें हमारे सिलेबस में मिला है. इस प्रेजेंट लेसन की जो राइटर है वो हैं एनी फ्रैंक. अब जानते हैं जरा इनके इंट्रोडक्शन को. हालांकि पूरा का पूरा चैप्टर उन्हीं के इंट्रोडक्शन से भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उनका सेल्फ इंट्रोडक्शन जानना है. और सेल्फ इंट्रोडक्शन के जानने के लिए क्या करते हैं, आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस अबाउट द ऑथर्स. दैट बताया जा रहा है एन फ्रैंक वाज बोर्न ऑन 12 जून 1929. एन का जन्म कब हुआ था? 12 जून 1929 को. एन हैड पास्ड अवे इन 1942 in March. She was a German girl, and at the age of 12 she wrote a Jewish girl, and in his life he wrote the diary of Anne Frank. अपने जीवन में उन्होंने क्या लिखा? डायरी ऑफ एन फ्रैंक. while in hiding her family and for friends in Amsterdam during the Nazi occupation of Netherlands in World War II. After the 2 years in hiding, the group was destroyed and transported to a concentration camp in Vergen. That is, Annie and her elder sister Margot died on typhus in 1945. Her father Otto was her father, and it is saying that the only survivor of the group found of her diary and got it published in English under the name The Diary of a Young Girl. Then I am going to tell you the theme of the present lesson. Theme इस lesson का क्या है? There was a little girl about 12 years old who wants to share her experience with her friend. एक 12 साल की लड़की है जो अपने एक्सपीरियंस, अपने इंटरनल एक्सपीरियंस को, मिस्ट्री को या बोले तो रहस्य को दूसरे से बांटना चाहती है. लेकिन वो कहती है शी हैज़ नो एनी बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम दैट शी यूज्ड टू शेयर हर एक्सपीरियंस. उसके पास ऐसी कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं जिसके साथ अपने इंटरनल एक्सपीरियंस को शेयर कर सके. इसलिए वो डायरी को, बुक को, पेज को अपना बेस्ट फ्रेंड समझती है. कहती है कि उसके पास कोई कंप्लेन नहीं है. जब डायरी में, पेज में किसी बात को हम एक्सपीरियंस करेंगे तो उस डायरी या पेज को किसी बात का कोई भी कंप्लेंट नहीं होगा उसके अगेंस्ट. लेकिन किसी फ्रेंड को अगर करेंगे तो हो सकता है उसके पास कोई कंप्लेंट हो. इसलिए वो डायरी को चुनती है और अपने जीवन का एक्सपीरियंस लिखती है. ये जीवन का एक्सपीरियंस लिखते लिखते जब उनका देहावसान हो जाता है, देहांत हो जाता है, तब एट लास्ट उनके फादर जो ओटो हैं उनको उनकी लिखी हुई डायरी प्राप्त होती है. और आफ्टर द रीडिंग ऑफ द डायरी बाय हर फादर ओटो, he decided to publish as a book in her life. उसके बाद जब उनकी देहांत हो जाती है फ्रैंक की, तब उनके पिता को उनके लिखी डायरी मिलती है और उस डायरी से वो बुक लिखवाते हैं. उस बुक का नाम होता है द डायरी ऑफ यंग गर्ल. उस बुक का नाम होता है डायरी ऑफ यंग गर्ल. और उसी बुक में से ये छोटा सा अंश, छोटा सा पार्ट आपके सिलेबस में एज ए लेसन दिया हुआ. चलते हैं इसमें लाइन बाय लाइन. Before read, you can see over the board. Before read, you have to read about Anne Frank. Anneliese married Anne Frank. Her full name was
Anneliese Mary Anne Frank was born on 12th of June on 1929 and has passed away in February 1905. Was a German Bolshevik girl who wrote while in hiding with her family and for friends in Amsterdam during the German occupation of Netherlands in World War II. जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड उस टाइम भी चल रहा था, तो ये जो महारानी है जिनका नाम है एन फ्रैंक और पूर्ण नेम एनालाइज मार्गी एन फ्रैंक, उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, ये जान लिए। लेकिन बताते हैं कि वह जेविश गर्ल थी। जर्मनी में जन्म ले बने बच्चों को या लड़कियों को जेविश गर्ल कहा जाता है। और बताते हैं कि वो लड़की अपने दूसरे से छुपाकर, अपने माता पिता से छुपाकर, अपने दोस्तों से छुपाकर वो क्या करती थी, डायरी लिखती थी। डायरी जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड रनिंग में था और फैमिली हैड मूव टू एम्स्टर्डम। बताया जा रहा है कि उनका जन्म जर्मनी में हुआ था, लेकिन उनके पिताजी, उनके फैमिली वाले वहां से मूव कर गए कहाँ, एम्स्टर्डम में। आफ्टर द नाजीज गेन्ड पावर इन जर्मनी बट वेर ट्रैप्ड व्हेन द नाजीज ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड। बताया जा रहा है कि उस समय नाजीज नाम का, आपने हिस्ट्री में सुना होगा, नाजीज जो अमेरिका में भी अपने हुकूमत को कायम रखा था, और नीदरलैंड भी बताया जा रहा है कि नीदरलैंड को भी नाजीज के द्वारा जब ऑक्यूपाई कर लिया गया तो वहाँ से उनके फैमिली वाले इमिग्रेट हो गए, माइग्रेट हो गए, उस जगह को छोड़कर किसी और जगह में चले गए। बात समझ रहे हैं? जब वहाँ नीदरलैंड में वे फैमिली वाले अपने आप को ट्रैप्ड समझने लगे, तब वहाँ की बिजनेस को छोड़कर वो कहाँ चले गए, एम्स्टर्डम में। उससे पहले कहाँ रहते थे वो, जर्मनी। अब ये एम्स्टर्डम कहाँ है, नीदरलैंड जो हमारे कंट्री है उसकी एक शहर। As persecution against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father's photo Frank's office building. Thereafter, it is saying that when the family of Frank moved to Germany, to Amsterdam, to Netherlands, and there, नाजीज ने जर्मनी पे कब्जा कर लिया और धीरे धीरे ये नाजीज नीदरलैंड पर भी कब्जा कर लिया। कहाँ कर लिया, नीदरलैंड पर भी। अब ये फैमिली वाले सोच रहे हैं कि जर्मनी पे कब्जा कर लिया तो हम वहाँ छोड़कर आ गए, अब नीदरलैंड पे भी कब्जा कर लिया तो अब हम कहाँ जाए। तब इनके फैमिली वाले ने क्या किया, कुछ महीने तक अपने आप को छुपा कर रखा। ये जो एम्स्टर्डम आपको दिख रहा है, इस शहर में इनके फैमिली वाले 1942 तक अपने आप को छुपा के रखा। ओके, उनके पिताजी का क्या नाम था, ओटो फ्रैंक्स, देख सकते हैं, ओटो फ्रैंक्स वाज द नेम ऑफ हिज फादर। After 2 years in hiding, the group was betrayed and transported to the concentration camp system where Annie died of combustion. बताइए कि 2 साल तक, 2 वर्षों तक वे फैमिली अपने आप को छुपाते रहे। And then after the group was betrayed, अब उसके बाद 2 वर्षों तक अपने आप को छुपाने के बाद क्या हुआ, जो उनकी फैमिली की ग्रुप थी उनमें कुछ कमियां आने लगी। कमियां क्या आने लगी, पढ़ते हैं। I was telling that the family of Otto Frank had hidden himself for 2 years, और 2 सालों तक जब फैमिली वाले छुप कर रहे, तब क्या हुआ, उनके फैमिली में कुछ गड़बड़ होने लगी। क्या गड़बड़ होने लगी, बताया जा रहा है कि द ग्रुप वाज बिट्रेड, कुछ कमी आने लगी उस फैमिली में। एंड बताया जा रहा है द कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम वेयर एनी डाइड, ये ट्रांसपोर्टेड सिस्टम जो कंसंट्रेशन सिस्टम है, यहाँ एनी डाई का देहांत हो जाता है। कब, 1945 का ईस्वी चल रहा होता है, उस समय एनी डाइड कर जाती हैं ऑफ टाइफस नामक बीमारी उनको। विदिन द डेज ऑफ आवर सिस्टर मार्गरेट फ्रैंक, और कुछ ही दिनों बाद उनकी बहन का भी देहांत हो जाता है, जिसका नाम होता है मार्गरेट फ्रैंक। हर फादर ओटो, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, रिटर्न टू Amsterdam after the war ended to find that her diary had been saved
अब बताया जा रहा है कि अब उनके पिताजी बच गए थे जिनका नाम था ओटो। ये बहुत सरवाइव कर गए, उस ग्रुप में सरवाइव करके अपने आप को बचा कर रखा। और जब वर्ल्ड वार सेकेंड खत्म हुई, जब वर्ल्ड वार सेकेंड फिनिश हुई, तब वो एम्स्टरडैम को लौट गए। और वहाँ लौटने के बाद उनको एन फ्रैंक के द्वारा लिखी हुई डायरी प्राप्त हुई, डायरी मिली उनको। कन्विंस्ड है दैट इट वाज अ यूनिक रिकॉर्ड took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl। जब वो डायरी लिखी हुई डायरी एनी फ्रैंक के द्वारा लिखी हुई डायरी उनके पिताजी को हाथ लगी, तब उन्होंने डिसाइड किया कि इस यूनिक रिकॉर्ड को, इस यूनिक एक्शन को उन्हें पब्लिश कराना चाहिए इंग्लिश में। किस नाम से? इस नाम से, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। इस नाम से अब उनकी लिखी हुई डायरी एज अ बुक पब्लिश होगी। The diary was given to Anne Frank for her 13th birthday and chronicles the events of her life from 12 June 1942 until its final entry of 1 August 1944। अब बताया जा रहा है कि वो जो डायरी थी, वो जो डायरी उनको एज अ गिफ्ट उनके 13th बर्थडे पर, जब एन फ्रैंक का 13 बर्थडे था, उस बर्थडे पर एज अ गिफ्ट वो डायरी उनके पिताजी के द्वारा गिफ्ट की गई थी, है ना। और उस डायरी में फ्रैंक के द्वारा एंट्री कितनी गई थी? 12 जून से लेकर 12 जून 1942 से लेकर 1 अगस्त 1944 तक की एंट्री की गई थी। इसके बीच में, इस अवधि के बीच में जितने भी घटनाएं उनके साथ हुई, जितने भी इंसिडेंसेस हुए, वो सारा उस डायरी में उन्होंने मेंशन कर रखा था। इट वाज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू माय लैंग्वेजेस एंड बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक्स। अब बताया जा रहा है कि उनके द्वारा लिखे गए डायरी को डच भाषा में भी लिखा गया। डच एक भाषा है जिसमें भी लिखा गया। और बताया जा रहा है ये जो बुक है द डायरी ऑफ यंग गर्ल दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाली बुक में शामिल है। इनके द्वारा लिखा गया ये बुक द डायरी ऑफ यंग गर्ल दुनिया के सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाली बुक में शामिल हुआ। लिखा हुआ है वाइडली रीड बुक्स हियर बिकम वन ऑफ द मोस्ट widely read book in the world. There have also been several films, televisions and theatre production and even an opera based on the diary। बताया जा रहा है कि उनके द्वारा जो डायरी लिखी गई थी उससे बुक भी लिखा गया, इवन उसकी कहानी पर फिल्में भी बनाई गई, टेली फिल्में भी बनाई गई, रेडियो पर भी प्रसारण हुआ और बहुत सारे ऐसे थियोरेटिकल प्रोडक्शन भी हुआ, ड्रामा भी हुआ। चलते हैं लाइन बाय लाइन लेसन में। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है माय डियर, अच्छे से सुनेंगे, फोकस होकर सुनेंगे, बहुत मजा आएगा। यहाँ स्टोरी स्टार्ट हो रहा है। राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी, not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I know of anyone else will be interested in the musing of a 13-year-old school girl from there। अब ये एन फ्रैंक कहती हैं कि डायरी लिखना उनके लिए एक अजीब सा एक्सपीरियंस है, एक अनोखा सा एक्सपीरियंस है। डायरी लिखना उनके लिए एक अजीब सा और अनोखा सा एक्सपीरियंस है। क्यों कह रही है? क्योंकि आई हैव नेवर, उन्होंने बताया कि मैंने कभी भी कोई डायरी नहीं लिखी, मैंने इसके पहले कभी भी कोई डायरी नहीं लिखी। इवन ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन, अब इसके बाद ही बता रहे हैं कि ऐसा मुझे इसलिए भी लग रहा है कि कोई भी मेरी डायरी को पढ़ेगा नहीं, मेरे द्वारा लिखे गए डायरी को कोई भी पढ़ेगा नहीं। क्यों नहीं पढ़ेगा? क्योंकि वो सोच रही हैं कि एक 13 साल की लड़की डायरी में क्या लिखेगी, ऐसा क्या इंटरेस्टिंग होगा जो दूसरा उसको पढ़ेगा। ये हेजिटेशन उसके माइंड में आ रहा। ओह वेल इट डजंट मैटर। अब ये कहती है कोई बात नहीं, मैं अपनी डायरी लिखूंगी, कोई पढ़े या नहीं पढ़े कोई मैटर नहीं करता है। आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग ऑफ माई चेस्ट। अब यहाँ से कह रही है एनी फ्रैंक कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा फीलिंग आता है कि राइटिंग करना एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। इट कैन बी अ ग्रेटर नीड टू गेट ऑल द काइंड ऑफ थिंग
ऑफ माई चेस्ट। ये एनी फ्रैंक कह रहे हैं कि उनके दिल में जितने भी इंटरनल फीलिंग है, जितने भी इंटरनल इमोशन है, उसको एक डायरी में लिख सकते हैं। और ये लिखना एक अच्छी बात बताती है, चाहे वो उस डायरी को कोई पढ़े या नहीं पढ़े, यह सोचकर वो डायरी लिखेगी। पेपर हैज मोर पेशेंस। अब इस पैराग्राफ में एन फ्रैंक कहती है पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड एंड वाज सिटिंग एट होम विद माय chin in my hands, worried and listless, wondering whether to stay in or go out. अब यहाँ पे एन फ्रैंक कह रही कि पेपर हैज मोर पेशेंस। पेपर के पास ज़्यादा धैर्य है, किसके मुकाबले? लोगों के मुकाबले। मतलब मैं अगर अपनी इंटरनल फीलिंग किसी को बताऊंगी तो उसके पास इतना पेशेंस नहीं होगा कि वो मेरी बात को अच्छे से सुन सके। लेकिन एक पेपर के पास इतना पेशेंस है, वो मेरी बात को अच्छे से सुनेगा, मेरी बात को हम अच्छे से उस पर लिख पाएंगे और उस पेपर के पास मेरे अगेंस्ट कोई कंप्लेंट नहीं होगा। इसलिए वो कहती हैं कि एक पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस है, किसके मुकाबले? पीपल के मुकाबले। अब कहती है आई थॉट, वो सोचती है ऑफ दिस सेम वन ऑफ द मोर डेज व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड। अब एक दिन की घटना वो सोचती है और बताती है कि उन दिनों जब वो डिप्रेस्ड फीलिंग कर रही थी, बोरिंग फीलिंग कर रही थी, तब वो अपने घर पे क्या कर रही थी? अपने चीन पे, अपने गालों पे हाथ रख के ऐसे करके डीपली सोच रही थी, डीपली इमोशन में थी, डीपली थिंकिंग कर रही थी। तब आगे में क्या बताती है ये मैडम? क्या सोच रही थी अपने जीप में हाथ डाल के? बोरेड एंड लिस्टलेस समझ रहे थे अपने आप को। एंड देन शी वाज वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और आउट। वो ये बात को डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि वो घर में बैठे या फिर बाहर जाकर घूम ले। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वाज ब्रूडिंग। यस, पेपर does have more patience, and since I am not planning to let anyone else read this steep bag notebook grandly referred to as a diary. अब ये फाइनली डिसाइड कर पाती हैं कि मुझे घर में ही रहना चाहिए और घर में ही रह के मुझे ब्रूडिंग करना चाहिए, किसी बात की रचना करना चाहिए। रचना करना समझते हैं ना? क्रिएशन करना, कोई बात को क्रिएशन करना। और क्रिएशन करने के लिए कहती है कि यस आई हैव पेपर। जिसके पास ज़्यादा पेशेंस है वो मेरी बात को अच्छे से सुन पाएगा, अच्छे से समझ पाएगा। बट सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन इज रीड, लेकिन मैं उस प्लानिंग से नहीं लिखूंगा कि कोई उसको पढ़ सके। ये मेरी खुद की फीलिंग है, कोई दूसरा पढ़े या नहीं पढ़े डजंट मैटर। देन शी टुक अ नोटबुक ग्रैंडली, प्राउडली एक नोटबुक उठाया और उस पे उसको एज अ डायरी लिखना स्टार्ट कर दिया। Unless I should ever find a real friend। वो कह रही है कि जब वो डायरी लिखेंगी तब उनके पास एक रियल फ्रेंड होगा। उनके पास बहुत सारा फ्रेंड है, ऐसा नहीं कि बहुत सारा फ्रेंड नहीं है। एज ए स्टूडेंट जब वो स्कूल जाती है तो उनके पास बहुत सारा फ्रेंड है, लेकिन वो कहती हैं कि उनका डियरेस्ट फ्रेंड नहीं है जिसके साथ वो अंदर की बात को शेयर कर सके। इसलिए इस डायरी को अब रियल फ्रेंड मानती है। इट प्रोबेबली वोंट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस। अब कहती है कि जब हम डायरी लिखेंगे तो मुझे इसका विश्वास है कि वो कभी भी किसी भी तरह का कंप्लेन मेरे अगेंस्ट नहीं करेगी। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। आई डोंट हैव अ फ्रेंड। दूसरी बात एनी फ्रैंक बताती है कि डायरी लिखने के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि उनके पास एक ट्रू फ्रेंड नहीं है और उस डायरी को ही ट्रू फ्रेंड की जगह पे पहला स्थान देंगे। उनका डायरी ही उनका ट्रू फ्रेंड होगा, उनका डियर फ्रेंड होगा, उनका बेस्ट फ्रेंड होगा। चलते हैं आगे। Now from here let me put it more clearly since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world, and I'm not. I have loving parents and a 16-year-old sister, and there are about 30 people I can call friend. अब यहाँ तक माय डियर एंड फ्रैंक बताती हैं कि लेट मी पुट इट मोर, कह रहे हैं
कि मुझे अच्छे से डायरी में क्लियर करने दो। डायरी में जब वो लिखना स्टार्ट करती है तो वो बोलती है कि मुझे अच्छे से डायरी में क्लियर करने दो, जब कि लोग विश्वास नहीं करेंगे कि वो 13 साल की लड़की क्या कंप्लीट लिखेगी। और कंप्लीट लिखने के बाद वो बताती है कि 13 साल की लड़की जब इस दुनिया में अपने आप को अकेला पाती है। डायरी को जब पढ़ेंगे तो डायरी को पढ़ने के बाद ऐसा एक्सपीरियंस आएगा पढ़ने वाले को, ये जो एन फ्रैंक थी वो दुनिया में अकेली थी, कोई उनके आगे पीछे नहीं था। लेकिन एन फ्रैंक कहती है कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं दुनिया में अकेली नहीं हूँ, मेरे पास प्यार करने वाले पेरेंट्स हैं, मेरे पास एक 16 इयर्स ओल्ड सिस्टर है जो मुझे बहुत प्यार करती है। इवन 30 ऐसे पीपल हैं जिसको वो अपना दोस्त मान सकती है। 30 फैमिली वाले को छोड़कर 30 ऐसे पीपल, ऐसे लोग हैं जिनको वो फ्रेंड कह सकती है, लेकिन बेस्ट फ्रेंड नहीं कह सकती। आई हैव अ फैमिली, लविंग आर्म्स एंड अ गुड होम। वो कहते हैं कि मेरे पास एक अच्छा फैमिली है, मेरे पास एक अच्छा प्यार करने वाले आर्म्स भी है और मेरे पास एक अच्छा घर भी है। नो, ऑन द सर्फेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। अब कहती है कि इतना सारा कुछ होने के बाद भी मैं अपने जीवन के स्तर पर एक ट्रू फ्रेंड नहीं पा सकती। कौन सा फ्रेंड? ट्रू फ्रेंड। All I think about when I'm with a friend in having a good time। अब ये कह रही है कि कोई बात नहीं, all I think about, मैं सबके बारे में सोचती हूँ और मेरे पास जितने भी फ्रेंड है वो सबके पास अच्छा टाइम है, बट मेरे पास अच्छा टाइम नहीं है, इसलिए मुझे डायरी का सहारा लेना पड़ा। I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday thing। अब ये कहती है कि मैं ये बता नहीं सकती कि मैं अपने आप को किस तरह से आगे लेके जा रही हूँ। वो कह रही है कि मेरी जो ऑर्डिनरी एवरीडे का वर्क है वो ऑर्डिनरी साधारण सी बात लोगों से कर पाती है, उनके फैमिली मेम्बर से, उनके फ्रेंड से कर पाती हैं, लेकिन उनके अंदर की जो फीलिंग, उनके अंदर को जो एक्सपीरियंस है उसको वो किसी से भी शेयर नहीं कर पाती हैं। इसीलिए वो डायरी लिखना चाहती है और इसीलिए वो डायरी भी लिखती है। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर। उनको लगता है कि मेरे पास ऐसा कोई फ्रेंड, कोई फैमिली मेम्बर नहीं है जो मेरे साथ इतना क्लोज हो सके, जिसके साथ मैं अपनी इनर फीलिंग को शेयर कर सकूं, और ये उनका प्रॉब्लम है। ये बताती है दैट इज द प्रॉब्लम, ये उनका प्रॉब्लम है कि वो अपनी बात को किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती। मे बी इट इज माई फॉल्ट दैट वी डोंट confide in each other। अब वो कहती हैं एनी फ्रेंड कि शायद ये मेरी गलती है, ये मेरा फॉल्ट है कि हम किसी पर भी विश्वास नहीं कर पाते। आगे में एन फ्रेंड बताती हैं क्या, आगे में एन फ्रेंड बताएंगी उनके पास कोई ऐसा क्लोजर नहीं है, उनका खुद का फॉल्ट है, उनके कोई क्लोजर नहीं होने की वजह से। अब यहाँ पर बता रहा है इन एनी केस दैट इज जस्ट हाउ थिंग आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज, दिस इज व्हाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। अब ये कह रही है मैडम कि मेरे पास जो ये हैबिट है, मैं इस हैबिट को चेंज नहीं कर सकती। आई कैन नॉट चेंज माई सेल्फ। ये कह रही है कि दे आर नॉट लायबल टू चेंज, उनके बिहेवियर को चेंज नहीं किया जा सकता है, इसलिए वो डायरी लिखना स्टार्ट कर चुकी है। अब डायरी ही उनकी बेस्ट फ्रेंड है, राइट? टू इनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग वेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन आई डोंट वांट टू जॉट down the fact in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my best friend and I'm going to call this friend Katie। अब इस पैराग्राफ में कह रही हैं कि अपने डायरी की इमेज को इनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, अपने उस लॉन्ग फ्रेंड का इंतजार करें। लॉन्ग फ्रेंड मतलब डायरी जो उनके लंबे समय तक उनका दोस्त रहेगा, उसकी बात कर रही हैं कि मेरे इमेजिनेशन को उस डायरी में मैं एंट्री करूंगा और वो एंट्री को मेरा डायरी अच्छे से
संजो कर रख पाएगा, लेकिन फिर भी कह रहे कि आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट, मैं सच्चाई को डायरी में लिखना जानती हूँ, लेकिन जॉट डाउन नहीं करना चाहती हूँ, किसी की बुराई नहीं करना चाहती हूँ। कहते हैं कि इस तरह डायरी लिखने से लोग क्या करेंगे, कहेंगे क्या, आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई बेस्ट फ्रेंड, कुछ नहीं कहेंगे, बस सिंपल सी बात करिए कि वो चाहती हैं कि डायरी उनका बेस्ट फ्रेंड बने, और इसलिए उस डायरी को लिखने के बाद उसका एक नाम रखा। क्या नाम रखा? किटी। उस डायरी का उन्होंने नाम रखा एज अ किटी, जो उनका बेस्ट फ्रेंड। अब आगे के पैराग्राफ में चलते हैं। यहाँ से since no one would understand a word of my stories to Kitty, if I were to plunge right in, I had better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing this. अब इस पैराग्राफ में एनी कह रही हैं कि जबकि कोई भी इस दुनिया में उनकी भाषा को, उनकी स्टोरी को नहीं समझ पाएगा। क्यों नहीं समझ पाएगा? क्योंकि जनरली लोग जब डायरी लिखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अपना खुद का इंट्रोडक्शन देते हैं, एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन देते हैं, और फिर डायरी के अंदर लोग पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन ये एन फ्रैंक कह रही कि मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं अपना इंट्रोडक्शन नहीं दूँगी, लेकिन फिर वो कहती हैं कि मैं अपने कैरेक्टर का एक छोटा सा स्केच दूँगी, एक कैरेक्टर स्केच दूँगी, जिससे लोग मेरे बारे में थोड़ा बहुत जान सकें, लेकिन फिर भी वो इंट्रोडक्शन देना पसंद नहीं करती। राइट? अब यहाँ पे कह रही है कि माई फादर द मोस्ट ऑनरेबल फादर आई हैव एवर सीन। इस लाइन में कह रहे हैं कि मेरे जो पिता हैं वो बहुत लविंग फादर है, जितने भी फादर मैंने इस दुनिया में देखे हैं उन सब में ये सबसे ज़्यादा ऑनरेबल हैं, ये सबसे ज़्यादा लविंग है। सो डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड शी वॉज 25। कहती हैं कि उनके पिताजी ने शादी किया उनकी माँ से शादी किया कब? जब वो 36 ईयर ओल्ड थे। एंड फ्रैंक के पिताजी जब 36 ईयर के थे तब उनकी माता से शादी की, और उस समय उनकी माँ की उम्र 25 ईयर थी। एंड फ्रैंक की माँ की उम्र कितनी थी? 25 ईयर। तब उनके पिताजी ने उनसे शादी की। एंड देयर आफ्टर माई सिस्टर Marga was born in Frankfurt in Germany in 1926। तब उनके माता पिता के शादी के बाद उनकी एक बहन का जन्म हुआ जिसका नाम था मार्गॉट। उनका जन्म जर्मनी में 1926 में हुई। एंड शी वाज बॉर्न, ये जो आई है ये एन फ्रैंक के लिए रिफर्ड है, और यहाँ पे एन फ्रैंक कहती है कि उनका जन्म 12 जून 1929 को हुआ। एंड आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वाज 4। जहाँ उनकी जन्म हुई वहीं पे वो 4 सालों तक रही। कौन? एन फ्रैंक 4 सालों तक वहीं रही। एंड देन माय फादर इमिग्रेट टू हॉलैंड इन 1933। माय मदर एडिथ Hollander Frank went with him to Holland in September, and while Margot and I were sent to Aachen to stay with our grandmother। अब कह रहा है कि इसमें बताया जा रहा है कि वो 4 सालों तक तो वही फ्रैंकफर्ट में रही, लेकिन 1939 में उनके माता पिता इमिग्रेट हो गए। इमिग्रेट होना मतलब एक जगह से दूसरी जगह चला जाना, हमेशा के लिए सेटल हो जाना इमिग्रेट कहलाता है। मतलब 1933 में उनके माता पिता हॉलैंड में इमिग्रेट हो गए, वहीं जाकर सेटल हो गए। उनकी माँ का नाम था एडिथ होलैंडर फ्रैंक। वो भी उनके पिताजी के साथ हॉलैंड चले गए। कब? सितंबर का महीना चल रहा था 1939 में। जबकि मार्गॉट और वो मतलब एन फ्रैंक और उनकी बहन को आचेन नामक शहर में उनकी ग्रैंड माँ के पास रुकने के लिए या ठहरने के लिए भेज दिया गया। आचेन एक शहर है ना,
और यहीं पे इनके ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, वहीं पे एन को और उनकी बहन मार्गॉट को रुकने के लिए भेज दिया गया। मार्गॉट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर एंड आई फॉलोड इन फरवरी। अब बताया जा रहा है कि मार्गॉट जो उनकी बड़ी बहन थी वो दिसंबर के महीने में हॉलैंड चली गई। इसी ईयर 1939 के दिसंबर महीने में मार्गॉट हॉलैंड चली गई और इनके पीछे पीछे एन फ्रैंक भी फरवरी में चली गई, फरवरी में हॉलैंड चली गई। अब जब चली गई तो बताया जा रहा है कि व्हेन आई वाज प्लम्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गॉट, और जब एन फ्रैंक फरवरी में हॉलैंड गई थी उसी दिन मार्गॉट का बर्थडे था, उसी दिन मार्गॉट का बर्थडे था। और इसीलिए उनके पिताजी ने मार्गॉट को कहा कि तुम्हारी बहन एज अ बर्थडे प्रेजेंट तुम्हारे सामने है। बात समझ रहे? मतलब एन फ्रैंक को एज अ बर्थडे गिफ्ट मार्गॉट को उनके बर्थडे पे दिखाया गया या रिप्रेजेंट किया गया। अब आपने देख लिया कि बर्थडे प्रेजेंट मार्गॉट को कैसे मिला एज अ एन फ्रैंक। यहाँ तक पढ़ाने के बाद आई एम स्टॉपिंग माई वर्ड्स एंड द रेस्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन विल टीच यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन। ये आपको फर्स्ट पार्ट पढ़ाया गया और इसके आगे में आपको इसका सेकेंड पार्ट में इसका बाकी का स्टोरी सुनाया जाएगा। अच्छे से ऑब्जर्व करें, ठीक है? मिलेंगे अगले क्लास में, अगली वीडियो। गुड बाय।